बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आप लोग को वेलकम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 26, 27 एंड 28, 3 लेक्चर्स देखेंगे। और लेक्चर नंबर जो 26 है वो इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न है कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, पैटर्न क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया, क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर सेज ईच पैटर्न डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम विच अकर्स अवर अगेन in our environment and then describes the core of the solution so that the problem in such a way that you can use this solution million times over without ever doing the same way twice। अब देखिए उसे क्या कहा, उसे डेफिनेशन में कहा कि हर पैटर्न जो है वो एक प्रॉब्लम को जो है वो डिस्क्राइब करता है जो हमारे इन्वायरमेंट में बार बार जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हम प्रॉब्लम के क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं, बयान करते हैं, यानी एक सोल्यूशन लेकर हम उसी प्रॉब्लम को बार बार उस सोल्यूशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये ना हो कि हम सोल्यूशन हर बार प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन को चेंज करते रहें, ऐसा तो नहीं होता ना। हम एक ही सोल्यूशन ढूंढने के उस वही प्रॉब्लम हमें अगर हज़ारों बार आए, मिलियंस टाइम आए, तो हम उसी सोल्यूशन की मदद से क्या करेंगे, उसको जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कि डिज़ाइन पैटर्न क्या है, कि हर पैटर्न किसको डिस्क्राइब करता है, प्रॉब्लम को जो है डिस्क्राइब करता है जो हमारे इन्वायरमेंट में बार बार आ सकती है। फिर हमने उसके लिए एक सोल्यूशन रखा होता है जिसकी मदद से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके साथ साथ अलेक्जेंडर ने ये बात किसके लिए की थी, अलेक्जेंडर ने ये बात जो है वो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए, इवन तो अलेक्जेंडर वॉज टॉकिंग अबाउट पैटर्न्स इन बिल्डिंग एंड टाउन्स, कि वो तो बिल्डिंग्स वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन सेम इसी तरह ये चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पैटर्न के अंदर भी सेम इसी तरह से हो रही होती है। जैसे हमने पहले एक डेली लाइफ से एग्जांपल ली थी पिछले लेक्चर में, वो स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम बात करें तो वो हमने डेली लाइफ से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का लिया था ना एग्जाम्पल, तो वो भी सेम उसमें था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में भी ऐसे ही था। तो यहाँ पर भी वो बता रहा है कि बात तो वो किसकी कर रहा है, बिल्डिंग और टाउन वगैरह की कर रहा है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पैटर्न से जो है वो रिलेटेड है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक देखिए हमारे पास है डिज़ाइन पैटर्न डिफाइंड। अब हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी मज़ीद जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी वजाहत करनी है। तो देखिए, पैटर्न आर डिवाइसेस दैट अलाउ प्रोग्रामर टू शेयर नॉलेज अबाउट देयर डिज़ाइंस। कि क्या है पैटर्न, क्या है आपके पास पैटर्न डिवाइसेस हैं जो प्रोग्रामर को क्या अलाउ करती हैं कि वो अपने जो है वो डिज़ाइन को जो है वो शेयर करें। इन आवर डेली प्रोग्रामिंग वी इनकाउंटर मेनी प्रॉब्लम्स दैट हैव अकर्ड, कि हम अपनी डेली लाइफ में अगर देखें प्रोग्रामिंग लाइफ में तो हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं और बार बार आती हैं। सो हम क्या करते हैं, उसका जो है वो सोल्यूशन ढूंढते हैं सॉल्व करने के लिए, देखते हैं। उसके लिए उन्होंने बताया कि आपने एक पैटर्न का नेम लिया डॉक्यूमेंटिंग पैटर्न, इसको यूज़ करना है। अब डॉक्यूमेंटिंग पैटर्न क्या है इसको भी हम डीपली देखेंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंटिंग पैटर्न इज वन वे दैट यू कैन रीयूज एंड पॉसिबल शेयर द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव लर्न अबाउट हाउ इट इज बेस्ट टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रोग्राम डिजाइन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिन्होंने जो नेम लिया है बेसिक, वो कौन सा है, डॉक्यूमेंटिंग पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न का नाम आप लोग को आना चाहिए। अच्छा, इस पैटर्न से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा, कुछ जनरल आपको बातें बताई हैं कि डॉक्यूमेंटिंग पैटर्न इज आल्सो डिफाइन सच एज कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें आपके पास लिस्ट ऑफ जो है वो पार्टिसिपेंट होने चाहिए जो आपको पैटर्न जो है वो कंप्लीट करने में आपकी मदद करें। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए, दोनों पैटर्न के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होने चाहिए, उसकी एग्जांपल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। अब हमने क्या देखना है, हिस्टोरिकल नेम से पता चल रहा है कि हमने अब इसकी हिस्ट्री को थोड़ा देखना है कि ये है क्या चीज़, कैसे बनी, कब बनी और किस किसने इस पर काम किया, इन चीज़ों को हमने देखा है। तो देखिए, द ओरिजिन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न लाइज इन वर्क डन बाय आर्किटेक्ट नेम क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने इसको क्या किया, 1970s में इसको जो है वो सामने लाया और उस पर इसने 2 बुक्स भी लिखी थी। ठीक है, ये हिस्ट्री है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जस्ट MCQ उसके लिए में भी यहाँ से जो है वो ये उठाया जा सकता है कि इसको किसने बनाया और कब बनाया। ठीक है, इस पैटर्न को दरियाफ्त किसने किया, इसके बारे में किसने आइडिया दिया, ये चीज़ पूछी जा सकती है। फिर देखें, उसने बताया कि द पैटर्न मूवमेंट जो है वो बिकेम वेरी क्वाइट, जो है वो 1887 में जो है वो ये लैंग्वेज जो है या इस पैटर्न के बारे में जो है वो खामोशी हो गई। यानी इतना इसको कोई भी नहीं जानता था, नहीं इसके बारे में इतना किसी को आइडिया था। इस पैटर्न को जो है वो हाँ इतनी शोहरत नहीं मिली, आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया द कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इज़ नॉट न्यू, वी कैन फाइंड अ नंबर ऑफ सिमिलर। देखिए, कंसेप्ट जो है वो हम
डिज़ाइन पैटर्न का अगर देखें तो ये एक नया पैटर्न नहीं है, हम इसको ये नहीं कह सकते ये बहुत बड़ा पैटर्न है। अगर हम गौर करें सी में और C++ में तो आपने देखा होगा कि हमारे पास वहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज दी होती हैं जिसमें आपके पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप रीयूजेबल कर सकते हो, ठीक है। वो आप उस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास क्या होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो सेम इसी तरह वो बता रहे हैं कि ये कंसेप्ट डिज़ाइन पैटर्न का कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये कंसेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, सी में भी C++ में भी हम इन कंसेप्ट को देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपके MCQs के लिए जो है वो STL है, स्टैंड फॉर क्या है, STL क्या होता है, कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, और रियल कंसेप्ट डिज़ाइन पैटर्न का बताना है। फिर आपने फिर एक और कंसेप्ट है एंटी पैटर्न। अब देखें हमने कितने कंसेप्ट देख लिए इस छोटे से टॉपिक में, हमने काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी पॉइंट्स देखे कि हमने यहाँ पर जो है डिज़ाइन पैटर्न देखा, फिर हमने बताया कि ये लाइब्रेरीज जो हैं वो सी में भी मौजूद होती हैं, फिर हम एंटी पैटर्न देख रहे हैं। इज़ अनदर कंसेप्ट दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू कॉमन मिस्टेक्स एनालाइजिंग इन डिज़ाइन। इसमें क्या है आपके पास कि दीज आर आइडेंटिफाइड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पोटेंशियल डिज़ाइन इन एनालिसिस डिफेक्ट ऑफ द एंटरिंग इनटू द डिज़ाइन। देखिए इसका जो एंटी पैटर्न है वो एक और कंसेप्ट है हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होती है, कॉमन मिस्टेक एनालाइज होती है डिज़ाइनिंग टाइम में, ठीक है। सो यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास है GOF डिज़ाइन पैटर्न फॉर्मेट। उसका फॉर्मेट क्या है, तो आपने सिंपली इतना याद रखना है कि आपने इसमें 12 पैटर्न फॉलो करने, 10 पैटर्न आपने फॉलो करने हैं इस टेम्पलेट को रेडी करने के लिए, ठीक है। इस पैटर्न को तैयार करने के लिए आपने यानी 10 जो थिंग्स हैं आप कह सकते हैं उनको आपने माइंड में रखना है। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले नेम है। नेम मीन्स कि आप क्या है कि आपका नाम जो है वो होना चाहिए, पैटर्न का एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, ऐसा नेम होना चाहिए जो स्पेसिफिक हो, ठीक है। साथ उसी तरह प्रॉब्लम, फिर कॉन्टेक्स्ट, फोर्स, सोल्यूशन और एग्जांपल्स, रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट, रेशनल और रिलेटेड पैटर्न एंड नाउ यूज़र, ठीक है। तो ये वो 10 पैटर्न हैं या वो 10 आप कह सकते हैं थिंग्स हैं जो आपके टेम्पलेट में इंक्लूड हैं। तो अब देखें बारी बारी एक एक को, जैसे आपको नेम जो है वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए, सीक्वेंस से याद होने चाहिए कि ये नेम है इस पैटर्न में, यानी आपका एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए, आपके पास फोर्सेस होने चाहिए, सोल्यूशन आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बारी बारी, फिर एग्जाम्पल्स भी दिखाई हुई हैं, रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए, रिलेशन और उसके अलावा रिलेटेड पैटर्न होने चाहिए, एंड नाउन यूजेस टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इज प्रीवियस प्रोवन सोल्यूशन इज टू रिकवरिंग प्रॉब्लम, नाउन यूजेस में आपने बताना है, ठीक है। सो ये आपने ये टॉपिक आपने देखा, इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है, आपके नेम है जो पैटर्न को फॉर्मेट के कितने हैं और किस तरह से उन्हें यूज़ करना है। सो उसके बाद देखिए आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंस। डिनर्स में आपके पास क्लासिफिकेशन मींस कि आपकी इसकी टाइप्स कितनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आपने बताना है कि क्रिएशनल पैटर्न है आपके पास एक आपके पास स्ट्रक्चरल पैटर्न है, कितने पैटर्न है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास फर्स्ट वन है क्रिएशन पैटर्न, सेकंड है स्ट्रक्चरल पैटर्न और थर्ड वन है बिहेवियर पैटर्न्स। तो आपने 3 जो मेन पैटर्न है उनके नेम याद रखने हैं। फर्स्ट क्रिएशन पैटर्न, स्ट्रक्चर पैटर्न एंड बिहेवियर पैटर्न, 3 आपके पास पैटर्न होंगे। अब इनका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, आपने सबसे पहले जो है क्रिएशन में ये कैसे क्रिएट होता है, इसमें क्लासेस के रूल क्या हैं, ऑब्जेक्ट के रूल क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों में आप क्रिएशन पैटर्न में आपने क्या करना है, यानी क्लास की क्रिएशन कैसे होनी है, उसके रूल्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स के, तो ये सारी चीज़ें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह को देखना है। सो वेरी सिंपल कि आपने यहाँ पर इन चीज़ों को माइंड में रखना है। सेकंड में है स्ट्रक्चर पैटर्न, इसमें आपने क्या रखना है, इसी तरह जिस तरह आपने क्लास में रखा था कि क्लास की क्रिएशन के रूल्स थे, इसी तरह आपने क्लास के स्ट्रक्चर के पैटर्न और रूल्स यहाँ पर बताने हैं। ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पैटर्न आपने सारा यहाँ पर बताना है, ठीक है। जस्ट क्लास लिखें और साथ उसका स्ट्रक्चर पैटर्न बताएं, और फिर ऑब्जेक्ट लिख के इसका स्ट्रक्चर पैटर्न बताएं। क्लास का पैटर्न और ऑब्जेक्ट दोनों का एग्रीगेशन, जिसके बिटवीन जितनी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट चीज़ें हैं वो सारी बतानी है। फिर देखें बिहेवियर पैटर्न। बिहेवियर पैटर्न में आपने क्या बताना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बिहेव बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपने पैटर्न, इस पैटर्न में आपने कम्युनिकेशन किसकी बतानी है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो आपकी किस में जाएगी, आपके बिहेवियर पैटर्न में जाएगी। लाइक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है दूसरों के साथ, ठीक है। बिहेवियर का जो है वो क्लास पैटर्न क्या है, बिहेवियर का ऑब्जेक्ट पैटर्न क्या है। जैसे हमने पहले देखा तो क्लास का जो है वो क्रिएशन रूल्स क्या हैं या ऑब्जेक्ट के क्रिएशन रूल्स क्या है, इसी तरह यहाँ पर बिहेवियर के ऑब्जेक्ट पैटर्न क्या है और साथ हमने बताने हैं कि जो बिहेवियर के जो है वो क्लास पैटर्न कौन से हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ आपने माइंड रखनी है। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है हमारे पास लेक्चर नंबर 27, जिसमें टॉप में आप देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ऑब्जर्वर पैटर्न। फिलहाल तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर पैटर्न लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर कितने पैटर्न डिस्कस करने हैं, 3 पैटर्न डिस्कस करने हैं। तीनों के नाम क्या हैं, फर्स्ट वन है ऑब्जर्वर पैटर्न जो आपके सामने है, सेकंड वन है सिंगलटन पैटर्न और थर्ड वन है फैकेट पैटर्न, जो आप यहीं पे बारी बारी इनको देखेंगे। देखें फर्स्ट वन हमने देख लिया और सेकंड हमारे पास कौन सा पैटर्न है,
सेकंड यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये आपके पास सेकंड टॉप पैटर्न है, वो है सिंगलटन पैटर्न। ये आपके पास सेकंड पैटर्न का नाम हो गया। तीनों पैटर्न के नाम आपने अलग अलग से याद रखने हैं और पता होना चाहिए कि कितने पैटर्न हमने पढ़े हैं। तो इस लेक्चर में हमने 3 पैटर्न देखे हैं, फैकेट पैटर्न। अब इनको हम बारी बारी थोड़ा डीपली से देखेंगे। डीपली भी ये इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सिगेंटल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको इसका भी समझना ज़रूरी है कि आपके पास ऑब्जर्वर पैटर्न कौन सा है, ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका फुल मेथड नहीं, इसका जो ये टॉप बेसिक इंटेंट है, इसका ये बहुत ज़्यादा आपने जानना ज़रूरी है। सो लेक्चर नंबर 27 में आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या देखना है। ऑब्जर्वर पैटर्न को देखना है, सिंगलटन और फैकेट पैटर्न, तीनों पैटर्न्स को बारी बारी देखना है। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वर पैटर्न है, उसमें आपके पास नेम आ जाता है, ऑब्जर्वर नेम हो जाएगा उसका। फिर बेसिक इंटेंट में आप देखें कि ये कैसा पैटर्न है। तो देखिए, यहाँ इन्होंने बताया कि इट इज़ इंटेंडेड टू डिफाइन अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, मेनी टू मेनी। कीप इन योर माइंड कि आपने रिलेशन इसमें बताना होगा कि आपका जो है ऑब्जर्वर पैटर्न कौन सा है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, किसके बिटवीन है, ऑब्जेक्ट्स। आपने ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है आपका जो रिलेशनशिप है वो कौन सा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बिटवीन रिलेशन आपका मेनी टू मेनी होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि देखिए, अगर आप एक ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज करते हैं तो क्या हो कि बाकी उसके जो बाकी जितने भी हिस्से हैं आप कह सकते हैं, या इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्या हो, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, क्योंकि इसका रिलेशन क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। मीन्स के ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप मेनी से है, ठीक है। आप एक में चेंजिंग करेंगे, बाकी में ऑटोमेटिकली चेंजिंग आपकी हो जाएगी। सो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना, क्योंकि ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। सो नेक्स्ट देखिए टॉपिक हमारे पास स्मॉल टॉक बीइंग द फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पर आपके पास MVC यूज हो रहा है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC स्टैंड फॉर योर MCQs एंड GUI स्टैंड फॉर, ये भी आपके MCQs के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया MVC पैटर्न वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वर पैटर्न, कि MVC किस पे बेस कर रहा है, ऑब्जर्वर पैटर्न पे। ऑब्जर्वर पैटर्न कौन सा है जिसपे हम बात कर रहे हैं अभी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने स्टडी की, यहाँ से आपके MCQs बनेंगे। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो है डेफिनेशन लिखने में नहीं आती, लेकिन MCQs में वो उठा के ज़रूर दे देते हैं कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जो है वो कौन सा पैटर्न है। तो फिर आपको बताना होगा कि सिंगलटन है या फैकेट है या ऑब्जर्वर पैटर्न है। सो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा जो है वो फोकस किया। अब उसके बाद क्या है, मोटिवेशन है, डिस्क्रिप्शन है, कॉन्सिक्वेंस है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा और ना ही आपके जो है वो एग्जाम का ये हिस्सा बन सकते हैं। सो इसको हम स्किप करते हैं, लेकिन आप लोग इसको स्टडी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन और डिस्क्रिप्शन और कॉन्सिक्वेंस है। फिर देखें एग्जाम्पल दी हुई, एग्जाम्पल भी इन्होंने जो है वो एक बाकायदा सीक्वेंस के साथ ली हुई है, जो आपके ऑब्जर्वर पैटर्न से मैच नहीं करती, लेकिन हम इस इमेज की मदद से जस्ट ऑब्जर्वर का जो मेथड है उसको जो है वो क्लियर हो जाएगा आपके पास। तो देखिए, आपके पास एक स्प्रेडशीट है जिसके ऊपर सारे जो है वो सिंबल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, काम अपना किया हुआ, ठीक है। और साथ ही दूसरी क्या कौन सी चीज़ है, आपके पास बार चार्ट है, ठीक है, जिसपे क्या है आपके सारे ऑब्जेक्ट उधर भी शो किए हुए हैं। अब क्या है, देखिए उसमें क्या था कि रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है ना, तो आप जब स्प्रेडशीट के इस जगह पे यानी ए में आप कोई चेंजिंग कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आपका क्या होगा कि आपकी स्प्रेडशीट जो है, ये जो बार चार्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप तो चेंजिंग स्प्रेडशीट पे कर रहे हैं ना, लेकिन आपकी चेंजिंग बार कोड में जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो यहाँ इन्फॉर्मेशन आपने चेंज की तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली, इसका मतलब क्या होगा कि आपका रिलेशन जो है वो मेनी टू मेनी था, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ चेंजिंग की तो वो बार चार्ट में ऑटोमेटिकली, ये स्प्रेडशीट में आप चेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन को तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी, बार चार्ट के ऊपर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस इमेज को देख के आपको जस्ट इतना ही कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना चाहिए कि ऑब्जर्वर 1 से क्या हुआ और ऑब्जर्वर 2 से आपने क्या सीखा, ठीक है। सो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है और उसके पार्टिसिपेंट में इसके सब्जेक्ट आ रहे हैं, ऑब्जर्वर आ रहे हैं, और जो है वो उसके सब्जेक्ट्स, ऑब्जर्वर और कंक्रीट सब्जेक्ट्स एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर आ रहे हैं, सॉरी। तो ये सारे जस्ट इसके जो है वो नेम आने चाहिए आपको। वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि पार्टिसिपेंट कौन से हैं कौन से नहीं है, जस्ट आपका कंसेप्ट उससे रिलेटेड कि ये कौन सा रिलेशनशिप है और कैसे काम करता है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है सिंगलटन पैटर्न। अब देखें, वहाँ हमने मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बात की थी। सिंगलटन पैटर्न के अंदर आपने क्या करना है कि इट इंश्योर दैट अ क्लास ओनली हैज़ वन इंस्टेंस। अब याद रखना कि क्लास का एक ही इंस्टेंट होगा एंड प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एसेस। वो आपको क्या करेगा, वो आपको ग्लोबल पॉइंट ऑफ एसेस देगा, यानी क्लास के पास सिर्फ एक इंस्टेंस होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है सिंगलटन, SINGL, सिंगल से लिया गया है, तो इसके पास कितना होगा, सिंगल ही चीज़ होगी, यानी क्लास के पास एक ही इंस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है।
कि इसमें क्या होता है। तो देखिए उसकी कुछ एप्लीकेबिलिटीज दी हुई है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है कि सिंगलटन पैटर्न शुड बी यूज्ड व्हेन देयर मस्ट बी एक्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इट मस्ट बी एक्सेसिबल टू क्लाइंट फ्रॉम एज वेल नाउ एस पॉइंट। देखिए सिंगलटन पैटर्न में आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो वो क्लास है उसका इंस्टेंस सिर्फ एक होगा, ठीक है। वो आपको रिटर्न क्या करेगा, आपको जो है वो यूनिक इंस्टेंस आपको रिटर्न करेगा। यानी आपके पास जो सिंगलटन का पैटर्न आपको दिया जाएगा, यानी लाइक आप स्ट्रक्चर देंगे तो आप में क्या होगा कि आपको वो रिटर्न भी करेगा, यानी उसके पास रिटर्न टाइप भी होगी। लाइक आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख लें, इसकी जो यहाँ से ये जो डेफिनेशन आप कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर जो है वो इतना मीनिंगफुल नहीं है। पार्टिसिपेंट इसके कौन से हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जस्ट एक उस पर मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि इसके पार्टिसिपेंट का पूछा जाए, जस्ट सिंगलटन की डेफिनेशन आती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये है कि सिंगलटन का पैटर्न जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे सिंगलटन के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके MCQs हो सकते हैं। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगलटन का जो है वो जो मैंने काफ़ी देखा पास्ट पेपर्स में कि इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके, उसमें क्या होगा कि आपको सिंगलटन को एक्सप्लेन करना होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल में आपने बताना होगा कि क्लास सिंगलटन आपने पब्लिक रखी, प्राइवेट रखी या प्रोटेक्टेड रखी, और इंस्टेंस आपने हमेशा जो है वो 0 लेना है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल थी। उसके बाद नेक्स्ट है फैकेट पैटर्न। फैकेट पैटर्न कौन सा पैटर्न होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैकेट ये है, इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड इंटरफेस टू सेट ऑफ इंटरफेस इन अ सब सिस्टम। इसने क्या प्रोवाइड करना है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है जो आपके सब सिस्टम से जो है वो बिलोंग करता होगा, ठीक है। इसमें आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, देखिए कैसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास क्लाइंट की क्लासेस हैं और फैकेट सिस्टम में सब सिस्टम क्लासेस है, यानी सिस्टम जो है वो होगा और साथ उसकी सब क्लासेस होंगी। अब सब क्लासेस क्या होती हैं, जो क्लासेस की मदद से काम करती हैं और उनके आगे से मजीद ब्रांचेस आप कह सकते हैं या सब क्लासेस कह सकते हैं, वो होती हैं कि ठीक है। फैकेट डिफाइंस अ हाई लेवल इंटरफेस। फैकेट का जो आपके पास इंटरफेस है वो क्या है, वो बहुत हाई लेवल का इंटरफेस है जो सब सिस्टम को ईजियर टू यूज़ रखता है। यानी ज़ाहिर उसमें सब सिस्टम होंगे सारे तो आप इजीली इस काम को कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फैकेट की जस्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपने बताया कि इसमें बताया गया कि यू वुड यूज़ फैकेट व्हेन यू वांट टू प्रोवाइड अ सिंपल इंटरफेस टू अ कम्प्लेक्स सब सिस्टम, कि जब आपको एक कम्प्लेक्स इंटरफेस को सिंपल बनाना चाहते हो, यानी आपके पास एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इंटरफेस है, उसको आप सिंपल बनाना चाहते हो तो आप किसका यूज़ करोगे, सब सिस्टम का यूज़ करोगे, ठीक है। यानी सब सिस्टम मीन्स फैकेट का यूज़ इस्तेमाल करोगे तो आपका जो है वो कम्प्लेक्स को जो है वो चेंज किस में कर देगा, एक सिंपल में कर देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, इसकी एग्जाम्पल हमने देख ली, ये फैकेट की एग्जांपल है। और इसके पार्टिसिपेंट कौन से हैं, सब सिस्टम क्लासेस हैं, फैकेट है। इसको स्किप तो नहीं, आप लोग रीड कर लीजिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था सो मैं इसको डिस्कस नहीं करती। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास लेक्चर नंबर 28 आता है, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड गाइडलाइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो ये टॉपिक है, जस्ट ये वाला जो टॉपिक मैंने डिफरेंट कलर्स फुल के उसको कलर्स दिए हैं ताकि आप लोग हर चीज़ को आसानी से समझ सको, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट निकलेंगे और आपके MCQs बनेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सो इसलिए मैंने इसको ये कलरफुल रखा है। देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड गाइडलाइंस। गुड प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए या अच्छी कोडिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस और गाइड, कौन कौन सी प्रैक्टिस और कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको अपने माइंड में रखनी होंगी, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा काम कर सकते हो, एक अच्छे प्रोग्रामर कहलाए जा सकते हो, अच्छी प्रोग्रामिंग या कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आपको गाइडलाइंस है, यानी इस यूनिट में हम गाइडलाइंस देखेंगे कि हमें किस किस तरह से गाइडलाइन किया जाता है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास मेंटेनेबल कोड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मेंटेनेबल कोड का क्या मतलब हुआ, देखिए मेंटेनेबल नेम से पता चल रहा है कि इजी टू मेंटेन, जो आसानी से मेंटेन हो उसको हम मेंटेनेबल कोड कहेंगे, जो जिसको आप इजीली आप उसको मेंटेन कर सकोगे। तो मेंटेन कब इजीली कोई चीज़ हो सकती है, जब आपने उसको बहुत ज़्यादा इजी बनाया हो, बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया हो, ठीक है। आपने बहुत मतलब यूनिक चीज़ें इसमें यूज़ की हों, आपके कोड में एक कोड ऐसा कोड हो जिसको कंप्यूटर भी समझ सके और इंसान भी आसानी से समझ सके, तो फिर क्या होगा, आप उस कोड को मेंटेन भी इजीली कर सकोगे। ऐसा ही कोड इजी कोड होगा तो आप इजीली उसको मेंटेन कर सकोगे। कोड जितना टफ होगा, जितना डिफिकल्ट होगा, तो वो मेंटेन उतना आसानी से नहीं होगा। तो आप देखिए, ये था इसका बेसिक कंसेप्ट, लेकिन हम इसको यहाँ रीड करके देखते हैं कि द मोस्ट केसेस मेंटेनेबिलिटी इज द मोस्ट डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट, कोड इज़ नो एक्सेप्शन। कि कोड जो है वो उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हमारे पास उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। लाइक आपने कोड लिखा, जिसको कौन समझता है, इजी टू मेंटेन हो सकता है, कंप्यूटर तो उसको इजीली मेंटेन करता है, लेकिन आप अगर एक इंसान ही उसको नहीं समझ रहा तो क्या होगा कि आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी। ज़ाहिर है कंप्यूटर तो समझ रहा है, लेकिन चेंजिंग तो आपने करनी है। कोड को आपने मेंटेन करने के लिए उसको ऐसा बनाना है कि आप भी समझ सके और उसको कंप्यूटर भी समझ सके। तो देखें यहाँ पर
फ्लो लेट्स सेज, उसने साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एनी फूल कैन राइट कोड दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कि एक फूल इंसान जो है, एक बेवकूफ़ इंसान क्या करता है, वो कोड लिख लेता है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। लेकिन अ गुड प्रोग्रामर का क्या काम होता है कि राइट कोड दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, वो ऐसा कोड तैयार करेगा जिसको इंसान समझ सकेंगे। ज़ाहिर है हम समझ सकेंगे तो हम उसको इजीली मेंटेन भी कर सकेंगे। तो ये इसकी जो साइंटिस्ट ने जो कहा, आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है और इस पर काम करना है, यानी आपका जो मेंटेनेबल का एरिया है वो सारा इस डेफिनेशन से कवर हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट कोड दैट वर्क्स, के इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट कोड दैट वर्क्स एंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड सो दैट इट कैन बी मेंटेन, कि आप लोग ऐसा ना करें कि कोड आपका इंपॉर्टेंट हो, काम कर रहा हो, लेकिन आपका कोड कैसा होना चाहिए कि आपका कोड जो है वो दिखने में भी और पढ़ने में भी जो इंसान उसको पढ़ सके, ताकि वो इजीली उसको मेंटेन भी कर सके। फिर यहाँ पर उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए, 3 उनमें प्रिंसिपल्स आपको बताए गए कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, यानी कौन कौन से उसूलों के तहत आपका जो है वो कोड जो है वो मेंटेनेबल होने के काबिल होगा। उसमें उन्होंने बताया सिंप्लिसिटी है, क्लियरिटी है और जनरलिटी है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब सिंप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, फिर वही बात आ रही है कि आपका कोड जितना सिंपल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, आसानी से उसको समझ आएगी, जितना सिंपल होगा, क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, आपका कोड इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें आपकी बता दी गई हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट देखिए, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड का। अच्छा, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में क्या है, देखिए, from a maintenance perspective, what we need it, what is called self documenting code. A self documenting code is a code that explains itself without the need of comments, कि सेल्फ डॉक्यूमेंट कोड वो कोड होता है जो अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है। उस कोड के लिए इवन कि आपको कमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती कि आप मेंशन करो कि ये चीज़ इस एरिया ने ये चीज़ कह रही है या ये कोड ये एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ये ऐसा कोड है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग है, तो इसका क्या मतलब है, ये कौन सा कोड है जो खुद को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। लाइक फ्लो चार्ट, UML डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। लेकिन हम इसको ज़रा डीपली इसमें देखेंगे आगे। देखिए हमारे पास क्या है कि देखिए यहाँ दिया हुआ कि देयर आर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड मेकिंग द प्रोग्राम सेल्फ डॉक्यूमेंटेड। दीज इंक्लूड द साइज ऑफ ईच फंक्शन का साइज हमने देखना है। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है, आइडेंटिफायर नेम्स देखने हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन देखना है, और इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। यानी ये वो चीज़ें हैं जो कुछ उसकी खुसूसियात आप कह सकते हैं। ठीक है, आपके सेल्फ डॉक्यूमेंट कोड की कुछ खुसूसियात हैं, इनको आप देखेंगे तो आपका जो है वो कोड क्या होगा, ऐसा कोड होगा जो अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और उसमें आपको इवन की कमेंट की भी जरूरत नहीं होगी। सो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन साइज आ रहा है, तो देखें द साइज ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेकिंग द प्रोग्राम ईजी और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि हर जो साइज़ है वो इंडिविजुअली फंक्शन का क्या करता है, प्ले सिग्निफिकेंट रोल मेकिंग का प्रोग्राम के अंदर अपने अपने रूल जो है वो सबके होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जिस बात पे फोकस किया वो ये है कि जनरली क्या करना चाहिए कि फंक्शन जो है वो बिकम लॉन्गर इन साइज, बिकम मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि अगर जितना है आपका फंक्शन की साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बता रहे हैं कि जितना अगर फंक्शन का साइज़ आपका लेंथी होगा तो इतना उसको समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, लेकिन जितना आपका जो है वो फंक्शन छोटा होगा तो आप क्या करोगे, उसको इजीली आप उसको समझ सकोगे। तो उन्होंने बताया कि जो फंक्शन का है वो शुड बी लार्जर देन 20 लाइन्स, के 20 लाइन से जो है वो लेंथी आपका नहीं होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को कितना रखना है, आपने 20 लाइन्स का रखना है। फिर साथ क्वेश्चन भी किया गया, और शुड बी एक्सीड 1 पेज इन लेंथ। लेंथ में उसकी कितनी होनी चाहिए, और सिर्फ 1 पेज की लेंथ होनी चाहिए। यानी फंक्शन को आपने स्पेसिफिक, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि 20 लाइंस का होना चाहिए और जस्ट 1 पेज पे जो है वो डिपेंड होना चाहिए। फिर साथ ही क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डिड आई गेट दिस नंबर 20 इन 1 पेज, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपनी लाइंस को 20 तक रखना है, फंक्शंस को ये कहाँ से हमने गेट करनी है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि 20 जो लाइन्स है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो कोड की जहाँ आप कोड लिख रहे होते हो तो वहाँ पर वो लाइन नंबर फिक्स की होती हैं। जो जब आप फंक्शन लिखोगे तो वो फॉरवर्ड खुद ही क्या होगा, 1 लाइन से सेकंड लाइन से थर्ड लाइन, तो 20 लाइन जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो कम से कम आपका जो है बस इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी फंक्शन साइज जितना लेंथी होगा इतनी ज़्यादा आपको इश्यूज, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। सो यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस है। फिर उसके बाद है आइडेंटिफायर नेम्स। अच्छा, ये आपका आइडेंटिफायर नेम जो है ये आपके लॉन्ग टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आइडेंटिफायर नेम्स के में जो पहला है बताया हुआ है कि आइडेंटिफाई करने के नेम जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल रखता है अपना प्रोग्राम के अंदर।
आपका नेम कौन कैसा होना चाहिए, वो आपका जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। इसमें उन्होंने देखें बताया कि इफ़ x इक्वल 0, तो यहाँ पर क्या है, इस केस के अंदर आपके पास ये देखें आगे कमेंट्स दिए हुए हैं, तो बताया हुआ है कि इन दिस केस वेयर वी एलोकेटिंग अ न्यू नंबर, कि हम यहाँ पर न्यू नंबर एलोकेट करना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट कौन सी लगी हुई है, इफ स्टेटमेंट लगी हुई है, जो आपको क्लियरली नहीं बता रही कि आपने क्या करना है, ठीक है। यानी आपको पता किस चीज़ से चलना है, आपको कमेंट पढ़ने के बाद पता चला ना कि आपने क्या करना है। अगर जस्ट आपके पास ये वाली स्टेटमेंट दे दी जाए तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है वो पूरी स्टेटमेंट इसकी डाल देनी है, ठीक है। यहाँ इस x की जगह हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो सो हमने नेक्स्ट लेके इसको मजीद थोड़ा क्लोज किया, तो हमने क्या लिखा, इफ़ एलॉग फ्लैग हमने लिखा इक्वल 0, ठीक है। दो चीज़ें यानी हमने ऐड कर दी सेकेंड में। इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, थोड़ी सी जो है वो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई है। कन्फ्यूजन दूर होने का मतलब ये हुआ कि अब आपको यहाँ पर इस कमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अभी आपका काम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 0 लिखा हुआ है, यानी कि आपको क्लियर मीनिंग नहीं पता कि 0 में क्या है, क्या चीज़ ऐड है क्या नहीं ऐड। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपने क्या किया, इसको मजीद क्लोज किया, तो यहाँ पर लिखा इफ़ एलोक फ्लैग इक्वल न्यू नंबर, ठीक है। न्यू नंबर मीन्स अब हमें कंफर्म हो गया कि ये जो 0 है ये हमसे क्या मांग रहा है, न्यू नंबर है यहाँ पर। तो आपका क्लोज जो है वो कोड जो है वो मजीद जो है वो कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ये जो लाइन बनी है ये कौन सी है, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग है, ठीक है। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग मीन्स कि ये अपने आप को खुद एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये पीस ऑफ कोड आप कह सकते हैं कि दिस पीस ऑफ कोड इज कॉल्ड अ सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग। अब ये सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग हो गया, लेकिन अगर हम स्टार्ट में देखें तो ये सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग नहीं था। फिर इसमें हमने मजीद चेंजिंग की, ठीक है। फिर इसको हमने इम्प्रूव किया, फिर हमने इसको मीनिंगफुल नेम दे दिया, एक्स को यहाँ पर जब नेम दिया तो वो फिर सिर्फ हमारे पास 0 रह गया, तो फिर इसको हमने न्यू नंबर में चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लोज हो गई या वाइंड अप हो गई। तो आपका एक कोड क्या हो गया, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड जो है वो रेडी हो गया। ये टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो था इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा फोकस किया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोडिंग स्टाइल गाइड। अब कोडिंग स्टाइल कौन सा आपके पास होना चाहिए, उसकी गाइडेंस दी हुई है कि कोडिंग स्टाइल कौन सा होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या है, कोडिंग स्टाइल गाइड में आपके पास कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेमिंग कन्वेंशन में क्या है आपके पास, देखें इसको मैं आगे करती हूँ। नेमिंग कन्वेंशन में आपके पास क्या है, देखें हंगेरियन नोटेशन वाज फर्स्ट डिस्कस बाय चार्ल्स सिनोमे ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के। इसमें जो हंगेरियन नोटेशन है इस पर फर्स्ट डिस्कस किसने किया था, चार्ल्स ने उस पर बहस की थी। यानी इस बारे में बताया था उसने कहा था कि इट इज़ अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है। नेमिंग कन्वेंशन का एक वेरिएबल है दैट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल इन इट्स नेम, कि अपने नेम से जो है यानी वेरिएबल के अंदर जो है वो आपके पास एक वेरिएबल का नाम लिखा और सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ से जो है वो वेरिएबल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी मालूमात होगी वो आपको मिल जाएगी। किससे, नेमिंग कन्वेंशन की हेल्प से। फिर उसने बताया कि एवरी कंपनी एंड प्रोग्रामर सीम्स टू हैव देयर ओन फ्लेवर ऑफ हंगेरियन नोटेशन, के हर जो कंपनी है और हर जो प्रोग्रामर है वो इससे अपने फ्लेवर का जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। आप कह सकते हैं कि हर इसको अपने यूज़ के लिए ला रहा है। लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आपके पास ये हंगेरियन नोटेशन के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट दैट बाय जस्ट लुकिंग एट द वेरिएबल नेम, कि आपको जस्ट वेरिएबल नेम को देखना होगा। वंस गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड अबाउट दैट वेरिएबल, तो आपको क्या होगी कि उस वेरिएबल से रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सो नेमिंग कन्वेंशन क्या है, इसको किसने सबसे पहले इस पर बहस की थी, और इसमें क्या चीज़ है कि इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको सिर्फ एक बार वेरिएबल का नाम देखा आपने, तो आपके पास क्या हो गया, उससे रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट है जनरल नेमिंग कन्वेंशन फॉर जावा एंड C++। तो देखें, इस चीज़ को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा लेक्चर किस पे था। हमारा लेक्चर था कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस और उसकी क्वालिटीज़ बताई गई थी। तो गुड प्रोग्रामिंग के लिए उन्होंने कुछ जनरल नेमिंग कन्वेंशन बताए हैं जो जावा और C++ में यूज़ हो रहे हैं। यानी ये सारे काम जो इन्होंने हमें जितने काम बताए हैं कि ये काम आप अगर करेंगे तो आप क्या होगे, लाइक यू आर गुड प्रोग्रामर, आप एक अच्छे प्रोग्रामर कहलाओगे। उसके लिए उन्होंने कुछ जनरल जो बातें बताई हैं, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन में जावा और C++ के लिए, तो वो आपने इन सबको देखना है। इसमें उन्होंने क्या बताया, आपके पास टोटल जो है वो आपके पास आई थिंक 12 है या 13 है, ये आपके पास 12 हैं। 12 स्टेप बताए हैं उन्होंने कि इस स्टेप को लेकर आपने जावा एंड C++ में चलना है। तो उससे आप क्या होगा कि आपकी जो है वो प्रोग्राम जो आप लिख रहे हो तो वो क्या होगा, वो एक अच्छा आपको एक गाइडलाइन, आप कह सकते हैं कि आपको गाइडलाइन दी हुई है कि इनको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो रेडी कर सकेंगे।
सो देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया कि नेम रिप्रेजेंटिंग, उसमें 12 टाइप, 12 जो है आप कह सकते हैं पार्ट्स हैं इसके, या 12 जो गाइडलाइंस हैं वो हैं। सबसे पहले नेमिंग रिप्रेजेंटिंग टाइप मस्ट बी नाउन, कि आप जो नेम दे रहे हैं वो नाउन होना चाहिए, और उसमें मिक्स्ड केस होने चाहिए, आपका अपर केस भी होना चाहिए, आपके लोअर केस भी होने चाहिए, लाइक उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल नेम जो है वो भी अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए, आपका वेरिएबल जो है वो लोअर केस से स्टार्ट होना चाहिए। ये क्या कौन सी गाइडलाइंस है, जनरल नेमिंग कन्वेंशन फॉर जावा एंड C++ के लिए जो है वो बेसिक गाइडलाइंस हैं, इनको आपने फॉलो करना है। सो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल वाला टॉपिक जो है जनरल नेमिंग कन्वेंशन फॉर जावा एंड C++। तो आपने ये 12 जो गाइडलाइंस है आपने सारी बतानी है। फिर उसके बाद नंबर 3 में उन्होंने बताया कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो आप नेम कांस्टेंट ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, अंडरस्कोर आप किस लिए यूज़ करोगे, जब किसी वर्ड को आप सेपरेट करोगे तो उसके लिए आप अंडरस्कोर यूज़ करोगे, ये उन्होंने एक अहम बात बताई। फिर यहाँ पर नेम रिप्रेजेंटिंग मेथड कैन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लें, ये चीज़ आप जस्ट इसको रीड करें तो आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए कि आपकी क्लास प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए, प्राइवेट वेरिएबल्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो नंबर ये 12 आपने एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। इन 12 के 12 का अपना अपना जो काम है वो करना है, हर एक को बड़े आसान से सिंपल से अल्फाज में उन्होंने बताया कि ये काम हो करना, ये काम। जब आप ये 12 जो आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं इनको, या ये गाइडलाइन आप कह सकते हैं, जब इनको आप फॉलो करेंगे तो आप क्या आएंगे, आपका एक गुड यानी एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो रेडी हो जाएगा। तो जनरल नेमिंग कन्वेंशन फॉर जावा एंड C+ इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें 12 जो है वो अलग अलग से एक्सप्लेन किए गए हैं टॉपिक्स, ठीक है। जिसमें देखिए वेरिएबल्स भी होने चाहिए, नेम का ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो डीपली एक्सप्लेन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास जिस तरह आपके पास जनरल नेमिंग कन्वेंशन ऑफ जावा एंड C++ था, इसी तरह स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन फॉर जावा एंड C++ था। स्पेसिफिक नेमिंग में आपके पास क्या आ रहा है कि द टर्म गेट एंड सेट, आपने यहाँ पर कौन क्या यूज़ करना है, गेट एंड सेट का मेथड यूज़ करना है, और उसके साथ यहाँ पर एग्जांपल भी बता देगी। प्रीफिक्स शुड भी बुलियन वेरिएबल यूज़ होनी चाहिए, प्रीफिक्स वगैरह सारी यूज़ होनी चाहिए। नंबर 3 में टर्म कंप्यूट कैन बी यूज, टर्म फाइंड कैन बी यूज़ होनी चाहिए, टर्म इनिशलाइज कैन बी यूज, लिस्ट सफिक्स कैन बी यूज, सारी चीज़ें जो है वो इस तरह इनके भी 12 बता दी गई कि ये काम होने चाहिए, जब जाके आपका जो है वो क्या हो सकता है, एक अच्छा जो है वो प्रोग्राम जो है वो रेडी हो सकता है। जब आप C++ के अंदर या जावा के अंदर आप इन रूल्स को अप्लाई करेंगे, इन गाइडलाइंस को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका काम जो है वो अच्छा होगा। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मैं CS504 के ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर आप इजीली अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।